हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी वेब सीरीज, जिसमें हम बात कर रहे हैं सामान्य अध्ययन संबंधी विषयों के बारे में। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एथिक्स के बारे में, जो पेपर नंबर 4 है। और एमपीपीएससी के पेपर नंबर 4 में एथिक्स से संबंधित टॉपिक्स आते हैं। तो आज हम बात करेंगे एथिक्स की, और एथिक्स में भी आज हम बात करेंगे कि नैतिक दुविधा से किस प्रकार हम अपने निर्णय ले सकते हैं, या फिर किस प्रकार एक नैतिक दुविधा से हम बाहर आ सकते हैं। आप यदि मेरे साथ लगातार कनेक्शन में रहे होंगे, या फिर आपने मेरी वीडियो देखी होंगी पिछली वीडियोस, या फिर एथिक्स की जो वीडियो मैंने पहले बनाई थी उनको आपने देखा होगा, तो मैंने कई बार वहाँ पर नैतिक दुविधा के बारे में बात की है। ठीक है, तो नैतिक दुविधा के बारे में बात की है, लेकिन ये नहीं बताया था कि नैतिक दुविधा से हम बाहर कैसे निकलें। तो आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि नैतिक दुविधा से आखिरकार हम बाहर कैसे निकलें। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं अपने लेक्चर पर। मेरा नाम है नीरज गौर और आप देख रहे हैं यूएस वेब सीरीज। देखो, यदि हम नैतिक दुविधा की बात करें तो एक बार और समझ लेते हैं कि नैतिक दुविधा आखिरकार होती क्या है। तो देखो, नैतिक दुविधा एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें हम दो नैतिक सिद्धांतों के बीच में फंसे होते हैं। क्या होते हैं? हम दो नैतिक सिद्धांतों के बीच में फंसे होते हैं, या फिर एक ऐसी स्थिति हमारे सामने उपस्थित होती है जहां पर हमें दो या दो से अधिक नैतिक स्थितियों पर निर्णय लेना पड़ता है। और दोनों ही स्थितियां एक दूसरे से कैसी होती हैं? बिल्कुल विपरीत होती हैं। और उन दोनों ही स्थितियों पर निर्णय लेना अनिवार्य होता है, किसी को भी छोड़ना नहीं पड़ता है। या हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि दोनों ही स्थितियों पर निर्णय लेना या फिर एक के पक्ष में जाना संभव नहीं होता है। और यदि हमने एक के पक्ष में निर्णय ले भी लिया तो हमारे जो मन है, मन को पूर्णतः संतुष्टि नहीं मिलती है। यदि ऐसी स्थिति हमारे सामने आती है, ऐसी स्थिति होती है, तो हम कहेंगे कि हमारे सामने क्या है? नैतिक दुविधा आ गई है। अब इस नैतिक दुविधा से निकलने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए? तो इसके लिए मैं आपको 3 पॉइंट महत्वपूर्ण रूप से बताऊंगा। ठीक है, जिनमें से पहला पॉइंट हम देखते हैं कि देखो, यदि आप किसी संगठन में कार्य कर रहे हो, जैसे यदि मान लीजिए कि आप सिविल सेवक ही हो, तो आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि यदि आप नैतिक दुविधा में फंस गए हो तो क्या उससे निकलने के लिए कोई एक निश्चित कानून है या नहीं है। यदि कानून निश्चित नहीं है तो आप उसके नियम विनियमों को देखिए। यदि इन सब को देखने के बाद, कानून नियम विनियम को देखने के बाद आपको ऐसा मालूम होता है, ऐसा आपको पता चलता है कि एक निश्चित कर्तव्य आपके लिए वहाँ पर बनकर सामने आता है। क्या आता है? आपके सामने एक निश्चित कर्तव्य बनकर आता है, तो आप उसी निश्चित कर्तव्य का पालन करेंगे, चाहे आपकी व्यक्तिगत स्थिति कैसी भी हो, आपकी व्यक्तिगत भावनाएं किसी स्थिति के प्रति कैसे भी हो। जैसे मान लीजिए, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक व्यक्ति है, भ्रष्टाचार करते हुए पकड़ा गया है, जो कि बेहद गरीब है। मान लीजिए वो आपके अंडर में कार्य करता है और वह भी एक सिविल सेवक है, और भ्रष्टाचार करते हुए या फिर रिश्वत लेते हुए क्या हो गया? पकड़ा गया है, और वो बहुत गरीब है। और आपको ऐसा पता है कि यदि उसकी नौकरी जाती है तो उसके बच्चों की शिक्षा भी दांव पर लग जाएगी। ठीक है, तो इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? उस व्यक्ति की कार्रवाई करना चाहिए, उस व्यक्ति की जॉब को दांव पर लगा देना चाहिए, जिससे कि उसके बच्चों की शिक्षा भी जो दांव पर लग जाएगी, या फिर आपको अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। तो यहाँ पर दो नैतिक स्थितियाँ हैं। एक अपनी नैतिक स्थितियाँ की कर्तव्य परायणता, और दूसरी एक नैतिक स्थिति है कि दूसरे व्यक्ति के प्रति करुणा। ठीक है, कि वो गरीब है तो उसके प्रति करुणा। तो ये दो नैतिक स्थितियाँ यहाँ पर जो दुविधा है, इससे निकलने के लिए आपको ये देखना होगा कि क्या यदि कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार करता है तो उसके लिए क्या नियम है, कोई कानून है, कोई विनियम है। तो ये देखना होगा। यदि इन सब को मिलाकर एक ऐसा कर्तव्य आपके लिए बनता है कि जो लेना उचित है, अनिवार्य है, तो आप अपने जो आपकी व्यक्तिगत राय या सलाह है, या फिर कह सकते हैं कि जो भी भावना है, उनको अलग करके आपको कानून, नियम और विनियमों के मिलने से जो आपके लिए कर्तव्य बनता है उसको मानना पड़ेगा। ठीक है, चाहे फिर सामने वाला व्यक्ति की स्थिति कैसी भी हो। तो ये हमने देखा पहला कि आपको कानून, नियम और विनियमों को देखकर चलना होगा। दूसरी स्थिति हम देखें तो दूसरी स्थिति में एक ऐसी सिचुएशन बनती है जहाँ पर दो मूल्य ऐसे होते हैं, जहाँ पर एक व्यक्तिगत मूल्य भी हो सकता है और दूसरा अपने सामाजिक मूल्य हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि आप एक अधिकारी हो और आपके लिए ये आदेश आया कि एक सड़क बननी है। ठीक है, और आपके पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता वह है जो सड़क आप अपने परिवार के या फिर अपने घर के सामने से ले जा सकते हो, उसका रास्ता,
और दूसरा रास्ता ऐसा है कि एक अलग रास्ता है जहाँ से क्या होगा, अधिक सामाजिक लाभ होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपका व्यक्तिगत लाभ और दूसरा सामाजिक लाभ, तो आप इसमें से किसको वरीयता दोगे, तो ये आपकी एक नैतिक दुविधा हो जाएगी कि आप कौन सा रास्ता चुनोगे। तो देखो, इस स्थिति से निकलने के लिए आपको ये देखना होगा कि हमें सबसे ज़्यादा लाभ किस स्थिति में होता है। हमें मतलब यहाँ पर प्रशासन को है, व्यक्तिगत रूप को नहीं है, क्योंकि व्यक्तिगत रूप को देखोगे तो फिर आप यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप अपने घर के सामने से उस रास्ते को बनवाओगे। लेकिन इससे हम ये देखते हैं कि सबसे अधिकतम लाभ किस चीज़ में होता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यदि आप अपने घर के बगल में से रास्ता बनाओगे तो यहाँ पर केवल आपके घर वालों को, परिवार वालों को लाभ होगा। लेकिन यदि आप दूसरी और राह से रास्ता बनाओगे तो इससे क्या होगा, अधिकतम सामाजिक लाभ मिलेगा। इसलिए हमें ये देखना चाहिए, यदि दो मूल्यों में टकराव होता है, दो नैतिक मूल्यों में टकराव होता है, दो नैतिक मूल्यों के बीच में हमको निर्णय लेना है, तो हमें ये देखना पड़ता है कि हम लोक कल्याणकारी कार्य को करने के लिए अधिकतम सामाजिक मूल्यों को चुनें। क्या करें, अधिकतम सामाजिक मूल्यों को चुनें, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि परिणाम सापेक्षवादी निर्णय लिया जाए। परिणाम सापेक्षवादी निर्णय का मतलब होता है कि यहाँ पर हम ये देखते हैं कि किस चीज़ का परिणाम कितना ज़्यादा है। जैसे यदि हम वो भ्रष्टाचार वाली बात देख लें कि आपने आंखों से देख लिया है कि जो आपके अधीनस्थ कर्मचारी है वो क्या है, रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है, और आपको पता है कि वो गरीब है और उसकी नौकरी छिन जाने से उसके बच्चों की शिक्षा क्या हो जाएगी, दांव पर लग जाएगी। तो इसमें आपको ये देखना है कि उसकी कार्रवाई करने से क्या होगा और कार्रवाई ना करने से क्या होगा। कार्रवाई करने से क्या हो जाएगा कि उसके बच्चों की शिक्षा दांव पर लग जाएगी, वह गरीब है, उसका परिवार पर संकट आ जाएगा, आर्थिक संकट आ जाएगा। और दूसरी बात यह है कि यदि आप कार्रवाई नहीं करोगे तो आपकी जो कार्यस्थल की रीति है, या फिर कह सकते हैं कि जो वातावरण बना हुआ है वो बिगड़ जाएगा। यदि आपने आज कार्रवाई नहीं की तो हो सकता है कि कल को कोई और रिश्वत ले, जिससे क्या होगा कि आपके जो कार्यालय है उसका वातावरण क्या हो जाएगा, भ्रष्टाचार से ग्रसित हो जाएगा। इसलिए क्या होगा कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा, और अंततः क्या होगा कि आपकी जो ईमानदारी, सत्यनिष्ठा है और आपका जो कर्तव्य था कि किसी भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करना, उस पर भी उंगली उठ सकती है। तो ये हम देखते हैं कि हमारे सामने परिणाम कितना और कितना अधिक है। ठीक है, किसका परिणाम, किस निर्णय का परिणाम ज़्यादा है और कौन सा निर्णय हमको ज़्यादा प्रभावित करता है, या फिर किस निर्णय से ज़्यादा हमको सकारात्मक परिणाम मिलता है। तो ये हमने देखा दूसरा पॉइंट। यदि तीसरे पॉइंट पर हम ये देखते हैं कि नैतिक दुविधा से यदि हमारे सामने कोई नियम, कानून या विनियम नहीं है, तो हम ये देखते हैं कि क्या पीछे जो अधिकारी थे, पिछले जो वरिष्ठ अधिकारी थे जो इस पद पर थे और ऐसी स्थिति या सिचुएशन उन्होंने झेली थी, तो उन्होंने इस स्थिति में क्या निर्णय लिए थे। ठीक है, हम ये देखते हैं कि उन्होंने क्या निर्णय लिए थे, तो उस आधार पर हमको एक ऐसा रास्ता मिल जाता है जिससे हमें एक सामूहिक रूप से सलाह भी मिल जाती है। क्योंकि जो पीछे लोगों ने निर्णय लिए थे वो निर्णय यदि हम लेंगे और वो जो पीछे लिए गए निर्णय सही निकले थे, तो हम भी उसी आधार पर निर्णय लेंगे, तो हमारा निर्णय भी क्या होगा, सही माना जाएगा। क्योंकि पिछले जो निर्णय लिए गए थे वो सही होंगे तो हमारा भी सही ही हो जाएगा। तो इस आधार पर हम देख सकते हैं कि जो पूर्व निर्णय लिए गए थे उनको हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम इस स्थिति से बाहर निकल सकते हैं। तो ये हमने देखे 3 पॉइंट की नैतिक दुविधा से निकलने के लिए हम किस प्रकार से इन 3 पॉइंट का यूज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।